बैठ जाइए जल्दी। अच्छा, पॉलिटी के बाद जो है कल से जो है सोच रहे हैं पॉलिटी हिस्ट्री दोनों साथ लेकर चले कल से, ठीक है? जल्दी आइए, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? पॉलिटी में भी अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए आ जाइए सब लोग। हेलो हेलो, चलिए आ जाइए। तो सुबह के क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री को देखे थे और राज्यसभा को देखे थे। अभी के सेशन में हम लोग लोकसभा को देखेंगे और लोकसभा को देखने के बाद जो है फिर भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सभी को एक एक करके जो है हम लोग देखेंगे। तो आ जाइए, सब जगह नोटिफिकेशन और दे दीजिए, क्लास शुरू हो गया है। एप्लीकेशन पर दिए, टेलीग्राम पे गया, देखिए टेलीग्राम पे गया। चलिए और देखिए, सुबह में जो है ना इतना ज्यादा एप्लीकेशन पर लोड हो गया था कि सर्वरे डाउन हो गया, इसलिए जो है आपको सुबह में क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था। और देखिए, अगर बीच में क्लास रुक जाता है ना तो आपको घबराना नहीं है, सर्वर सब प्रॉब्लम की वजह से क्लास रुक जाता है। आपको जो है टेलीग्राम पर सूचना देखते रहना है, एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन देखते रहना है, और जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही क्लास हम फिर से आपको कर दिए। आशा करते हैं सब लोग आ गए हैं, अब पढ़ाना शुरू कर देते हैं क्या, ठीक ना? आ जाइए। अब लोकसभा से संबंधित ये प्रश्न है, और लोकसभा से संबंधित जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न के विषय में जो है हम लोग देखते हैं, समझ गए? इस प्रश्न को देखते हैं क्या है नहीं है। देखिए, लोकसभा के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 81 देता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 देता है। अनुच्छेद 81 यह कहता है कि संसद का एक सदन लोकसभा होगा। अनुच्छेद 81 यह कहता है कि संसद का एक सदन लोकसभा होगा, और जो लोकसभा होता है यह संसद का प्रथम एवं निम्न सदन होता है। यह संसद का प्रथम एवं निम्न सदन होता है। यह संसद का प्रथम एवं निम्न सदन होता है, तथा यह लोकप्रिय सदन होता है, समझ गए? तथा यह जो है आपको लोकप्रिय सदन होता है, तथा इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, तथा इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। जनता का सदन भी कहा जाता है, और इसे जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इस सदन में होते हैं, इस सदन में आते हैं। इस सदन के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इस सदन के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अब यह जो सदन है, यानी जो लोकसभा है, मूल संविधान में लोकसभा में 500 सीट निर्धारित किए गए थे। मूल संविधान में लोकसभा में 500 सीट निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर संविधान संशोधन हुआ, और बाद के वर्षों में जाकर जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में
सीटों की संख्या में इजाफा की गई। एक संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। 500 से बढ़ाकर 525 पर कर दी गई। और बाद के वर्षों में जाकर एक आपको 31वां संविधान संशोधन हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ और 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो गौर से इस बात को आप सुनेंगे। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में लोकसभा में 500 सीट निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। और फिर 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। अगर लोकसभा में बात की जाए अधिकतम सदस्यों की, लोकसभा में अधिक से अधिक 550 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम अगर देखा जाए तो अधिकतम जो है आपको 550 सदस्य हो सकता है। अधिकतम 550 सदस्य हो सकता है। और जो अधिकतम 550 सदस्य हो सकता है, उस 550 सदस्य में से अधिकतम 550 सदस्य हो सकता है। उस 550 सदस्य में से जो है आपको 530 28 राज्यों से और फिर 20 सदस्य जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश से, 20 सदस्य जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। तो 530 प्लस 20 बराबर 550 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये तो अधिकतम की बात हो गई। अगर बात वर्तमान की करें तो वर्तमान में लोकसभा में जो है आपको 543 सीट है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है। और वर्तमान में जो लोकसभा में 543 सीट है, उसमें से 524 सीट 28 राज्यों को दिए गए हैं और बाद बाकी जो आपको 19 सीट है ये केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए हैं। जो 19 सीट है ये केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए हैं। और जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव 543 के 543 सदस्यों के लिए होता है। और लोकसभा का चुनाव जो 543 के 543 सदस्यों के लिए होते हैं, इसमें भारत की आम जनता भाग लेती है। और इस चुनाव में भारत की वैसी आम जनता भाग लेती है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होता है। क्योंकि भारत में जो मतदान की आयु होती है, मतदान की आयु होती है 18 वर्ष या उससे अधिक। 18 वर्ष या उससे अधिक मतदान की आयु होती है। और भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग, भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग जो है आपको चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। समझ गए? तो ये छोटी छोटी जानकारी है। इन छोटी छोटी जानकारियों से जो है आपको अवगत रहना होगा। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहां पर जो आपको लोकसभा के विषय में बताया गया है, अगर इतना चीज आप याद रख लेते हैं तो इतना के आधार पर जो है आपका ये वाला प्रश्न क्लियर हो जाता है। तो आइए 1 सेकेंड में हम लोग इसको याद भी करते हैं। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है संसद का एक सदन लोकसभा होगा? अनुच्छेद। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है संसद का एक सदन लोकसभा होगा? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 81 कहता है। और लोकसभा संसद का प्रथम निम्न लोकप्रिय और जनता का सदन होता है। वही द्वितीय और उच्च सदन राज्यसभा होता है। द्वितीय और उच्च सदन राज्यसभा। द्वितीय और उच्च सदन प्रथम और निम्न सदन लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। मूल संविधान में लोकसभा में कितने सीट निर्धारित? मूल संविधान में, अच्छा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर कितना कर दी? 500 से बढ़ाकर कितना? 31वां संविधान संशोधन के तहत
525 से बढ़ाकर 500, 525 से बढ़ाकर 500। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम, अधिकतम राज्यों से कितने? केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में है कितना? कितना है? राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से। और देखिए सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 80। कितना? कितना? बिहार 40। बिहार में लोकसभा सीट कितना? 40। बिहार में सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य, सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कितना? उत्तर प्रदेश। कितना? बिहार, बिहार। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होना 25 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष उम्र होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? कितना वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो आइए पहला, लोकसभा की संरचना की बात अनुच्छेद 81 में कही गई है। हाँ, 81 में कही गई है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई। हाँ, कितना? 500। हाँ, ये भी क्या है? सही। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति करता है। नहीं, गलत है ये। लोकसभा का सभापतित्व लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का सभापतित्व लोकसभा का अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत के अध्यक्ष पर एक साधारण बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष को चुनते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। लोकसभा का सभापतित्व राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति नहीं करता है, पहली बात यह है। तो लोकसभा का सभापतित्व राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति नहीं करता है। लोकसभा का सभापतित्व राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति करता है? नहीं करता है। लोकसभा का सभापतित्व उसके अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का सभापतित्व कौन करते हैं? उसके अध्यक्ष। और लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने का काम लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने का काम कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य। और लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होता है और उसको भी चुनने का काम लोकसभा का सदस्य ही करता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, गलत है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष। सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और नीचे से लिखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। 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 एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। फुल स्टॉप। उसी में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 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 लोकसभा के सदस्यों द्वारा
लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर साधारण बहुमत के आधार पर साधारण बहुमत के आधार पर अपने में से चुना जाता है। साधारण बहुमत के आधार पर अपने में से चुना जाता है। साधारण बहुमत के आधार पर अपने में से चुना जाता है। साधारण बहुमत के आधार पर अपने में से चुना जाता है। साधारण बहुमत के आधार पर अपने में से चुना जाता है। फुल स्टॉप। 93 के बाद एक अनुच्छेद है 94। अनुच्छेद 94 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 94 यह कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 93 यह कहता है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। तो नीचे से लिखिएगा, अनुच्छेद 94 यह कहता है कि 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 लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। फुल स्टॉप। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। फुल स्टॉप। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 95। उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में काम करने की शक्ति महत्वपूर्ण है। इसके बाद अनुच्छेद 96। अनुच्छेद 96 यह कहता है, यह महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 96 यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प अगर लोकसभा में लाया गया हो तो लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं या उपाध्यक्ष भी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। यानी अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प लाया गया है तो वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है। यह बात 96 कहता है, महत्वपूर्ण है, लिखिए अनुच्छेद 96। अनुच्छेद 96 यह अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 96 लिखिए डैश देकर, अनुच्छेद 96 लिखिए डैश देकर, अनुच्छेद 96 लिखिए डैश देकर। यह अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 96 लिखिए डैश देकर। यह अनुच्छेद कहता है कि 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 कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प पद से हटाने संबंधी संकल्प पद से हटाने संबंधी संकल्प अगर विचाराधीन हो, पद से हटाने संबंधी संकल्प अगर विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। एगो बात ई वाला चीज याद रख लीजिएगा, नीचे से लिखिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत
सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 किया गया, 500 से बढ़ाकर 525 किया गया, 500 से बढ़ाकर 525 किया गया, 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। अगला पॉइंट, 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत, 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 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या, 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने सीट आरक्षित की गई? देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति मतलब एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइबल। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 330 हमें यह जानकारी देता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा। यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा, यह जानकारी अनुच्छेद 330 देता है। और इसलिए एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित रहता है और नए परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित किए गए हैं। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा आपको 84 और 47। नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 330 लोकसभा में, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। आगे 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? 2026। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत गौर कीजिएगा, यहां पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2001 ईस्वी तक के लिए यथावत रखने का प्रावधान किया गया और फिर बाद में जाकर 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ और इसके तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा इस बात को। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत
लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या को कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया था? 2001। और 84वां संविधान संशोधन के तहत 2026। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन देश के जनगणना के आधार पर है। 1971 के जनगणना के आधार पर, 1971 के जनगणना के आधार पर। और देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एमपी और एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाता है वह 1971 के जनगणना के आधार पर ही निकाला जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एमपी और एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाता है वह 1971 के जनगणना के आधार पर ही निकाला जाता है। नेक्स्ट, मिलान करें। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, देखिए सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली। जानते हैं इस एक लोकसभा सीट के लिए 34 लाख लोग मतदान करता है। 34 लाख, 34 लाख। लेकिन सामान्य तौर पर 10 लाख लोग एक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। सामान्य तौर पर एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 10 लाख लोग आते हैं, लगभग 10 लाख लोग आते हैं। लेकिन सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है, जहां 34 लाख लोग एक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। तो एक का एक हो जाएगा। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक लोकसभा सीट के अंतर्गत मात्र 34,000 लोग आते हैं। समझिए, मात्र 34,000, 33-34,000 लोग आते हैं। समझ गए? तो सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख। लद्दाख का, पूरे लद्दाख का क्षेत्रफल, जिस लद्दाख में अक्साई चीन भी आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आता है। पूरे लद्दाख का क्षेत्र, जिस लद्दाख में अक्साई चीन भी आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आता है, उसका क्षेत्रफल 1,70,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। 1,70,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। मात्र 10 वर्ग किलोमीटर है, मात्र 10 वर्ग किलोमीटर है, मात्र 10 वर्ग किलोमीटर लगभग। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। याद रख लीजिएगा, डाटा है, पूछा जाता है, याद रखना है। तो एक बार बताइए, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे कम मतदाता वाला लोक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? चलिए आगे आ जाइए। संविधान का 104वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित नहीं है? पहला, इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, ई सही है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, और अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए एससी और एसटी के आरक्षण की सीमा को 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है। सुनिएगा ध्यान से, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन हुए हैं, और अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए एससी और एसटी के लिए आरक्षण की सीमा को 10 वर्षों के लिए बढ़ाकर 2030 ईस्वी तक के लिए कर दिया गया है। क्लियर है? इसके बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम में और भी प्रावधान थे, ऑप्शन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो सही है। इसके तहत मतदाताओं की आयु सीमा संशोधन करते हुए 18 वर्ष निश्चित की गई नहीं। देखिए, मतदाताओं की आयु सीमा संशोधन करते हुए जो 18 वर्ष की गई है वह 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। देखिए, 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था,
61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था और यह लागू 1989 में हुआ है। लागू 1989 में हुआ है। 61वां संविधान संशोधन आया है 1988 में और 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी हुआ करते थे और यह अधिनियम लागू हुआ है 1989। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो 104 के तहत ही नहीं हुआ है। और पूछा जा रहा है कौन संबंधित नहीं है, मतलब कौन गलत है, तो गलत यही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। हाँ, इसके तहत हुआ है, ये सही है, ये समझ गए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। नीचे से लिखिए 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ध्यान रहे कि यह अधिनियम लागू 1989 में हुआ है। ध्यान रहे कि यह अधिनियम लागू 1989 ईस्वी में हुआ है। ध्यान रहे कि यह अधिनियम लागू 1989 ईस्वी में हुआ है। ध्यान रहे कि यह अधिनियम लागू 1989 ईस्वी में हुआ है। ध्यान रहे कि यह अधिनियम लागू 1989 ईस्वी में हुआ है। ध्यान रहे कि यह अधिनियम लागू 1989 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है? अभी तक 8 बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया है। नीचे से लिखिएगा, वर्ष 1970, वर्ष 1970, वर्ष 1970, 1977, वर्ष 1970, 1977, 1977, 1979, 1984, 1989, 1984, 1989, 1991, 1991, 1991, 1997, 1997, 1999। 8 गो हुआ, हो गया होगा, ठीक है। यही 8 वर्ष है जब लोकसभा को समय से पहले राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? देखिए, सुनिएगा, समझिएगा आप। सामान्य तौर पर गौर कीजिएगा, यहां पर सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है, 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को संसद की अनुमति से एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर संसद अनुमति देते रहे तो फिर इसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। फिर से एक बार में 1 वर्ष के लिए, फिर से एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? अब देखिएगा, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल है। 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव 1971 में हुए। इसका कार्यकाल था 1971 से 1976, 1971 से 1976। लेकिन 5वीं लोकसभा के दौरान ही
1975 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू कर दी। 1975 में इंदिरा गांधी ने सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दी। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिए गए। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जब 1976 में समाप्त हो रहा था तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने के कारण 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। 1976 से 1977 किया गया, फिर 1977 से 1978 किया गया। लेकिन जो है आपको आपातकाल 1977 में समाप्त हो गए, और जब आपातकाल समाप्त हो जाते हैं तो आपातकाल के समाप्ति के 6 माह के भीतर नए लोकसभा के चुनाव होने आवश्यक हो जाते हैं। तो 5वीं लोकसभा के दौरान 1976 ईस्वी में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया। तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1976। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 348। आगे राजभाषा से संबंधित प्रश्न होगा तो वहां पर अनुच्छेद 343 यह कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 345 राज्यों के राजभाषा के विषय में जानकारी देता है। तो वहां पर चर्चा करेंगे इस सब अनुच्छेद का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। यहां पर स्थगित के जगह जो है ना 17वासान कीजिए, 17वासान कीजिए, स्थगित के जगह 17वासान कीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है ये। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और 17वासान किए जाते हैं। हाँ, लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 12वां भाग होता है। नहीं, 12वां भाग नहीं होता है, 10वां भाग। 10वां भाग होता है या 10% होता है। 10वां भाग होता है या 10% होता है। 10वां भाग होता है या 10% होता है। लोकसभा का कोरम हो या राज्यसभा का कोरम हो, ध्यान से यहां पर सुनिएगा। लोकसभा का कोरम हो या राज्यसभा का कोरम हो, दोनों का कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। लोकसभा में 543 सीट है तो 543 का 10% निकालिएगा तो आपको 54.3 आ जाएगा, यानी 55। लोकसभा का कोरम 55। और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में 245 सीट है, 10% निकालिएगा तो 24.5 आ जाएगा, यानी 25। समझ गए? 25। तो सदस्य संख्या के संदर्भ में लोकसभा का कोरम 55 सदस्य और राज्यसभा का कोरम 25 सदस्य। देखिए, किसी भी सदन का कोरम वह न्यूनतम संख्या होता है जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है। किसी भी सदन का कोरम वह न्यूनतम संख्या होता है जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है, उसी को उस सदन का कोरम कहा जाता है। तो लोकसभा में 543 में से कम 55 सदस्य मौजूद होता है, तब लोकसभा काम करना शुरू करता है। और राज्यसभा में 245 में से कम 25 सदस्य मौजूद होता है, तब राज्यसभा काम करना शुरू कर देता है। तो कोरम 12वां भाग नहीं होता है बल्कि 10वां भाग होता है। 10वां भाग होता है। गलत है ये। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। हाँ, कर सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए। समझ गए? तो अब बताइए गलत कौन है? सी नंबर। और आप लोग अपने मन से कुछ कुछ लिखते जाते हैं ना, काहे कि हम कल आगाह कर दिए थे और बीच में हम भी तो जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो हम लिखा देते हैं, लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं तो लिखते भी जाइए। क्लियर है? राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बुला सकता है? देखिए ध्यान दीजिएगा। एक तो सीधा बात आप ये जानिए, अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है,
लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है। अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है, तब जो है आपको राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। देखिए, मान लिया जाए कोई साधारण विधेयक है, उसको लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित नहीं किया, मतलब एक सदन पारित किया, दूसरा सदन पारित नहीं किया, तब यह माना जाता है कि दोनों के बीच मतभेद हो गया। इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। फिर दूसरा, एक सदन पारित कर दिया, दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन 6 माह तक कुछ नहीं कहा, तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक सदन पारित किया, दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन संशोधन किया, उस संशोधन से पहला सदन सहमत नहीं हुआ, तब पर भी माना जाता है मतभेद हो गया है। इन स्थितियों में ही राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। और आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। पहली बार दहेज निरोधक अधिनियम को लेकर 1961 में, दूसरी बार बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर 1978 में, और तीसरी बार जो है आपको निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर के 2002 में। तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन किस परिस्थिति में बुला सकता है? विधेयक एक सदन से पारित होने पर दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया, हाँ, इस स्थिति में होता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हो गया हो, इस स्थिति में भी किया जाता है। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय बीत गया हो, इस स्थिति में भी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? नीचे से लिखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 1 नंबर में दहेज निरोधक अधिनियम को लेकर 1961 में, 1 नंबर में दहेज निरोधक अधिनियम को लेकर 1961 ईस्वी में, 1 नंबर में दहेज निरोधक अधिनियम को लेकर 1961 ईस्वी में, 1 नंबर में दहेज निरोधक अधिनियम को लेकर 1961 ईस्वी में, 1 नंबर में दहेज निरोधक अधिनियम को लेकर 1961 ईस्वी में, 2 नंबर में बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर 1978 ईस्वी में, 2 नंबर में बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर 1978 ईस्वी में, 2 नंबर में बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर 1978 ईस्वी में, 2 नंबर में बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। 3 नंबर में निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर पीओटीए, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002 ईस्वी में। चलिए, हो गया। आगे आइए, अब अगला क्वेश्चन, किसका मिलान सही है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118 क्लाउज 4, हाँ सही है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष नहीं होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं होता है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। अगर उपसभापति भी नहीं होता है तो लोकसभा में 6 वरिष्ठ सदस्यों का एक कोरम होता है, उसमें से कोई भी एक सदस्य करता है। तो नीचे से लिखिएगा,
लोकसभा के अध्यक्ष के नहीं होने पर, लोकसभा के अध्यक्ष के नहीं होने पर, लोकसभा के अध्यक्ष के नहीं होने पर उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के नहीं होने पर उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के नहीं होने पर उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो, लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो, लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो, तो फिर राज्यसभा के उपसभापति, लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो तो फिर राज्यसभा के उपसभापति, तो फिर राज्यसभा के उपसभापति, तो फिर राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो फिर राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो फिर राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। चलिए आगे आ जाइए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम की बात अनुच्छेद 100 के क्लाउज 4 में है। हाँ है 100 क्लाउज 4 में। लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 करता है। हाँ करता है, अभी तुरंत बताए हैं। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 105 में है? नहीं, अनुच्छेद 108 में है। तो कौन कौन सही है? 1, 2 और 3। आगे, संयुक्त अधिवेशन की समस्त कार्रवाई प्रक्रिया किस सदन के अनुसार होती है? संयुक्त अधिवेशन की समस्त कार्रवाई या प्रक्रिया लोकसभा के अनुसार होती है। किसके अनुसार? लोकसभा। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या, देखिए प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे प्रश्न पूछा जाता। प्रश्न सामान्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, तारांकित और अतारांकित। तारांकित प्रश्न उस प्रश्न को कहा जाता है जिसका जवाब मौखिक देना होता है, और तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न उस प्रश्न को कहते हैं जिसका जवाब लिखित देना होता है, जिसका जवाब लिखित देना होता है और इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्नों की संख्या लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 हो सकती है। कितना हो सकती है? 20 हो सकती है। नीचे से लिखिएगा। वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है, 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 उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको लेकर 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 पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न सामान्यतः हरा कागज के माध्यम से पूछा जाता है। यह प्रश्न सामान्यतः हरा कागज के माध्यम से पूछा जाता है। यह प्रश्न सामान्यतः हरा कागज के माध्यम से पूछा जाता है। हरा कागज पर लिखकर पूछा जाता है। यह प्रश्न सामान्यतः हरा कागज पर लिखकर पूछा जाता है। हरा कागज पर लिखकर पूछा जाता है। आगे, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न
अतारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न जिसके जवाब लिखित देने होते हैं। अतारांकित अतारांकित अतारांकित, तारांकित में अ शब्द जोड़िए ना, एकदम ढकलोले है। अतारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है, वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है, वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है, वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है अतारांकित प्रश्न कहलाता है। वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है अतारांकित प्रश्न कहलाता है, अतारांकित प्रश्न कहलाता है। सफेद कागज का प्रयोग किया जाता है, सफेद कागज का प्रयोग इसमें होता है, सफेद कागज। चलिए आगे आ जाइए। निम्न में कौन सा कथन सही है? धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। हां देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष अगर किसी विधेयक को धन विधेयक कह दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। बाद बाकी जगह तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कह दिया धन विधेयक है तो धन विधेयक है, तो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, एकदम सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, नहीं है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कितने दिन पूर्व सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाता है? 14 दिन पूर्व। कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। कौन सा कथन सही है? लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हां देखिए, जब नई लोकसभा के लिए चुनाव होता है तो नई लोकसभा के लिए चुनाव होने के बाद जितने लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से देखा जाता है सबसे वरिष्ठतम कौन है। जो सबसे वरिष्ठतम होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त राष्ट्रपति कर देते हैं, और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। और लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को जैसे शपथ मिल जाता है तो फिर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने लगते हैं, और फिर वो अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। और जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह बात सत्य है। और प्रोटेम स्पीकर का काम है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। नीचे से लिखिएगा, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का काम प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना है। आगे, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, सही है ये। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेता है। तो नीचे से लिखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। 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 फुल स्टॉप। उसी में लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेते हैं।
लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेते हैं। लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेते हैं। चलिए आगे आइए। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1 देता है। हां देखिए, जब कोई विधेयक लोकसभा में आता है ना, तो उस पर चर्चा होता है, मतदान होता है। लोकसभा का अध्यक्ष उस पर मतदान नहीं करता है, लेकिन पक्ष विपक्ष में बराबर की स्थिति हो जाती है, तब जाकर के अध्यक्ष निर्णायक मत डालते हैं, अदरवाइज नहीं डालते हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे। हां, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर और उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। सही है, टेस्ट डिस्कशन में बताए हैं, आज बताए हैं, फिर अभी बताए हैं। इतना के बावजूद अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप प्योर बरदराज हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए। उपर्युक्त में सभी। हुकम सिंह होगा। निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन नहीं हुए? के संथानम। बलराम जाखड़ 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। रवि राय 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। हुकुम सिंह 3री लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। के संथानम कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संपादित निम्नलिखित कार्य में कौन सा एक नहीं है? कौन एक नहीं है? यानी कौन ऐसा काम है जो लोकसभा का अध्यक्ष का नहीं है? कौन ऐसा काम है जो लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं है? संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना, यह काम लोकसभा के अध्यक्ष का है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना, यह काम लोकसभा के अध्यक्ष का है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। हां, रुकवा सकता है, यह भी है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नहीं, यही नहीं है, आंसर यही होगा, डी। अब समझिएगा, यहां पर किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ना कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नीचे से लिखिएगा, आंसर यही होगा, यही गलत है। किसी संसद सदस्य की योग्यता किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के सलाह पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी दल के नेता ला सकता है, कोई जरूरी नहीं है। स्थगन प्रस्ताव कोई भी संसद सदस्य ला सकता है। यह जरूरी नहीं है कि विपक्षी दल के ही नेता लाएंगे, नहीं, बल्कि कोई भी संसद सदस्य ला सकता है। कोई भी संसद सदस्य ला सकता है, कोई भी सांसद सदस्य ला सकता है। यह जरूरी नहीं है कि विपक्षी दल का ही नेता लाएगा, कोई जरूरी नहीं है। स्थगन प्रस्ताव जरूरी नहीं है कि कोई विपक्षी दल का नेता ही लाएगा, बल्कि स्थगन प्रस्ताव कोई भी संसद सदस्य ला सकता है। यही गलत है, गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर ए हो जाएगा। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हां, सही है।
भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। हाँ, अध्यक्ष संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा अनुच्छेद 120 के तहत देता। हाँ, सही है। आगे, भारत का महान्यायवादी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। महान्यायवादी, इससे संबंधित बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, 5 से 10 लाइन इसके विषय में जान लीजिए, सब प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 यह कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। और जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। पूरे देश के भीतर भारत सरकार पर कोई भी केस मुकदमा होता है तो उसकी पैरवी भारत के महान्यायवादी ही करते हैं। पूरे देश के भीतर भारत सरकार पर कोई भी मुकदमा होता है तो भारत सरकार की तरफ से उसकी पैरवी महान्यायवादी ही करता है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या सबसे बड़ा वकील होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी या सबसे बड़ा वकील होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक कोई व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर रह सकता है। और महान्यायवादी एक ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी को संसद के सदनों में बैठने बोलने का अधिकार है और महान्यायवादी को संसद के सदनों में ही नहीं बल्कि संसदीय समिति में भी बैठने और बोलने का अधिकार है। संसदीय समिति में भी महान्यायवादी को बैठने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। और महान्यायवादी को यह अधिकार अनुच्छेद 88 देता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को यह अधिकार देता है कि वह संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। और अगली बात यह है कि जो महान्यायवादी होता है इसे उतना ही वेतन मिलता है जितना सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है क्योंकि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त करता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। तो बताइए, सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। हाँ, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। हाँ, अधिकार है, अधिकारी ने अधिकार है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हता चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में सभी। आगे, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। महाधिवक्ता, जैसे भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी होता है ना, वैसे ही राज्य सरकार, जैसे बिहार सरकार, झारखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता के विषय में जानकारी अनुच्छेद 165 देता है। अनुच्छेद 165 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा और जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और महाधिवक्ता का भी कोई कार्यकाल नहीं होता है। महाधिवक्ता का भी कोई कार्यकाल नहीं होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहते हैं और राज्य के भीतर सभी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ही रखता है और राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता ही होता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता ही होता है। समझ गए? आइए,
महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत की गई है। हाँ। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। हाँ। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। हाँ। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर यत्न बना रहता है। नहीं, राज्यपाल के प्रसाद पर यत्न। किसके प्रसाद पर यत्न? राज्यपाल। तो कौन सा सही है? 1, 2 और 3। आगे, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिए सुनिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी अंग्रेजी में कहे तो कैग, 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 कैग। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अंग्रेजी में कैग कहा जाता है। और कैग का फुल फॉर्म होता है कंपंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंपंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। देखिए, कैग के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 देता है। अनुच्छेद 148 यह कहता है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, मतलब भारत का एक कैग होगा। और जो भारत का कैग होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो भारत का कैग होता है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। और जो कैग होता है यह भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। जो कैग होता है यह भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सभी प्रकार के घोटालों का उजागर कैग ही करता है। सभी प्रकार के घोटालों का उजागर कैग ही करता है। जैसे पूरे देश के लिए एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, वैसे ही पूरे देश के लिए एक कैग होता है। केंद्र सरकार के अकाउंट की जांच भी कैग ही करता है और राज्य सरकार के अकाउंट के जांच भी कैग ही करता है। कैग ही करता है। देश के भीतर घोटाला का उजागर कैग ही करता है और किसी राज्य के भीतर घोटाला का उजागर कैग ही करता है। अगर केंद्र सरकार के संदर्भ में देखें, अगर केंद्र सरकार के संदर्भ में देखें तो केंद्र सरकार के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट, केंद्र सरकार के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है और संसद उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करवाता है। लोक लेखा समिति से करवाता है और लोक लेखा समिति वह रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। वही राज्य के संदर्भ में कैग, राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है और राज्य विधानमंडल उस रिपोर्ट की जांच विधानसभा के अध्यक्ष से करवाता है। विधानसभा के अध्यक्ष से करवाता है। विधानसभा के अध्यक्ष से करवाता है। और कैग जो अपना रिपोर्ट देता है अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपना रिपोर्ट देता है। कैग अपना रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत देता है और कैग के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 149 देता है। कैग के कार्य अधिकार शक्ति, कैग के कार्य अधिकार शक्ति, कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी अनुच्छेद 149 देता है। तो कैग, भारत का एक कैग होगा, यह बात अनुच्छेद 148 कहता है। कैग के कार्य अधिकार शक्ति 149 और कैग अपना रिपोर्ट जो देता है यह जानकारी अनुच्छेद 151। वर्तमान में भारत के कैग हैं कौन? तो वर्तमान में भारत के कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू और भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। क्लियर है? तो आइएगा 1 मिनट में। भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है? भारत सरकार के, भारत सरकार में भारत के सार्वजनिक धन के संरक्षक कौन होते हैं? कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन अनुच्छेद के तहत? 100। कैग के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 100। कैग जो अपना रिपोर्ट देता है उस विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? कैग जो अपना रिपोर्ट देता है उस विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 151। केंद्र सरकार के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति उसको कहां रखवाता है? संसद उसकी जांच किससे करवाता है? किससे करवाता है? राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट किसे देता है? राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल उसे कहां रखवाता है? विधानमंडल उसकी जांच किससे करवाता है?
विधान मंडल उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता, राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है, सॉरी, विधान मंडल उस रिपोर्ट की जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है और राज्य के लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, यह बात याद रखना जरूरी है। राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, विधानमंडल की इसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है और वह अपना रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। क्लियर है, याद रखिएगा। नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, केंद्र के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, लिखिएगा, केंद्र के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, केंद्र के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता 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 है, फुल स्टॉप। संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है, संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है, संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है, संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है, संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है, फुल स्टॉप। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आगे आगे, राज्य के संदर्भ में कैग, राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट, राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट, राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्य के संदर्भ में कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है, फुल स्टॉप। राज्यपाल 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 विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, 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 फुल स्टॉप। राज्य विधानमंडल उसकी जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है, राज्य विधानमंडल उसकी जांच, राज्य विधानमंडल उसकी जांच, राज्य विधानमंडल उसकी जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है, राज्य विधानमंडल उसकी जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है, राज्य विधानमंडल उसकी जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है, राज्य विधानमंडल उसकी जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देता है, और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देता है, और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देता है, विधानसभा अध्यक्ष को देता है। अगला पॉइंट, वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। वही
भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। वहीं भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। वहीं भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक वहीं भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक वहीं भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। नरहरि राव थे। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। तथा भारत के प्रथम महान्यायवादी तथा भारत के प्रथम महान्यायवादी था एमसी सीतलवार, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार। तथा भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवार बने थे। तथा भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवार बने थे। एमसी सीतलवार, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार। एमसी सीतलवार है। हाँ 1954-55। हाँ आगे आइए, अब क्वेश्चन पे आइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? मारेंगे मुंह तोड़ देंगे यहां पर अभी तुरंत। मत कार्य अधिकार शक्ति, कार्य मतलब काम यानी कर्तव्य। यहां पे बताए हुए अभी तुरंत अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही कथन चुने। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। हाँ। इसकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले प्राप्त कर ले। हाँ। इसका वर्णन 148 से 151 में है। हाँ। आंसर 1, 2 और 3। निम्न में से कौन सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? देखिए, भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए इसकी जांच करता है। सही है। कैग से केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। हाँ। कैग के दिए प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर लोकसभा अध्यक्ष रखवाता है? नहीं, संसद के पटल पर राष्ट्रपति रखता है। कौन? राष्ट्रपति। अभी तुरंत न बताए हैं, लिखाए हैं। गलत है ये। कैग को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जाता। हाँ सही है ये। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के तौर पर काम करता। लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति कैग को कौन सा प्रतिवेदन सौंपता है? कैग राष्ट्रपति को कौन सा प्रतिवेदन सौंपता है? कैग राष्ट्रपति को कौन सा प्रतिवेदन सौंपता है, यानी कौन सा रिपोर्ट सौंपता है? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। हाँ। वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट। हाँ। सरकारी उपक्रमों पर लेख परीक्षा रिपोर्ट। हाँ। उपर्युक्त में सब रिपोर्ट सौंपता है। चलिए आगे है भारत की संचित निधि। चलिए अब आप सब लोग जानते हैं कि आज जो है 7 बजे से क्वेश्चन बैंक वितरण होगा, इसलिए जो है क्लास अभी छोड़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, लड़का लोग निकल जाइए, लड़की लोग बैठे रहिएगा।
ठीक है, लड़का लोग निकल जाइए, लड़की लोग बैठे रहिएगा। अब लड़का लोग सुन लीजिए पहले, तब जाइएगा। थोड़ा सा जो है कल के क्लास को लेकर के जो है थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा। ऐसे अगर टेलीग्राम चैनल पर कोई मैसेज नहीं जाता है क्लास को लेकर के, तो आपका क्लास 10:30 बजे से होगा। 10 बजे आपको आ जाना है, 10:30 बजे हम शुरू कर देंगे। पॉलिटी जो है कल खत्म कर देंगे। पॉलिटी कल हर सूरत में पॉलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल सुबह में क्लास क्या बजे से है? 10:30 बजे से, 10:30 बजे से है। और दूसरी बात यह है कि आज जो है लड़की लोग को पुस्तक देने दीजिए, और उसके बाद जो है आगे रात में विचार करेंगे, और फिर आपको क्लास में ही अनाउंसमेंट करेंगे। क्लास में अनाउंसमेंट करेंगे छात्रों को लेकर। तो आज जो है पहले स्टेप बाय स्टेप, देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। आज लड़की को दे देने दीजिए, उसके बाद कल हम बात करेंगे आप लोग के विषय में। ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए कुछ नहीं है, आप लोग के लिए भी कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज लड़की को देने दीजिए, इसके आगे कल मिलते हैं। कल सुबह क्या बजे आना है? 10:30। ऑनलाइन वाले लोग, अब आपका क्लास होगा कितने बजे से? कल सुबह 10:30 बजे से पॉलिटी का क्लास, और कल पूरा प्रयास रहेगा पॉलिटी आपको खत्म कर देने का। लड़का लोग से रिक्वेस्ट है कि अब निकल जाए। धन्यवाद सभी लोगों का। और लाइव भी जो है, लाइव भी अब काट देना है, 2-3 मिनट के बाद लाइव काट दीजिएगा। लाइव वाले लोग आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज जो है पुस्तक वितरण होना है, तो इसलिए 7 बजे से होना है, अभी 5 मिनट लेट है, तो इसलिए जो है आपको क्लास आज छोड़ रहे हैं। इससे आगे हम लोग मिलेंगे कल। धन्यवाद सभी लोगों का, ठीक है। कल सुबह मिलते हैं 10:30 बजे। खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है। काट दीजिए अब।